अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता। आपकी विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। विस्तार विशेष में हमने बंद पड़े मिट्टी परीक्षण केंद्रों की खबर दिखाई थी। बताया था कि कैसे किसान मिट्टी की जांच कराने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है और अब जल्दी ही प्रदेश के जिलों में बने मिट्टी परीक्षण केंद्र चालू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में करीब 8 साल पहले मृदा परीक्षण केंद्र खोले गए। कई जगह ये केंद्र बंद पड़े हुए हैं। व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया। जी हां, इसलिए हम कहते हैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। यही विस्तार न्यूज की कोशिश है और जब कोशिश दिल से की जाए तो वो रंग जरूर लाती है। हमारे खास कार्यक्रम विस्तार विशेष में हमने 21 जून को किसानों की समस्या उठाई, मृदा परीक्षण केंद्रों की हालत बताई और बताया कि कैसे ये योजना दम तोड़ रही है। किसान भटक रहे हैं। ये दिन शुक्रवार का था और मंगलवार को अगली कैबिनेट की बैठक थी। सरकार तक हमने बात पहुंचाई और महज 4 दिन के बाद यानी अगली ही कैबिनेट की बैठक में मृदा परीक्षण केंद्रों को लेकर बड़ा फैसला हो गया। किसानों की समस्याओं का हल हो गया और युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल गए। खबर का असर, मृदा परीक्षण केंद्रों को लेकर सरकार का फैसला। पीपीई मॉडल पर होगा मृदा परीक्षण। एग्रीकल्चर के छात्रों को दिया जाएगा मौका। लाखों युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। सहकारी संस्थाओं की मदद भी ली जाएगी। मृदा परीक्षण केंद्र चलाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी ताकि किसानों को मिट्टी की जांच कराने में आसानी हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर से पास आउट नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है सॉइल टेस्ट, पर अब भी व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया। किसानों के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। किसान इस फैसले से कितने खुश हैं, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कितने मृदा परीक्षण केंद्रों की सूरत बदलने वाली है। मृदा परीक्षण केंद्र 2015-2016 में शुरू की गई थी ये योजना। एमपी के 53 जिलों में बनाए गए केंद्र, 265 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई। करीब 130 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ। एक परीक्षण केंद्र पर औसतन 36 लाख रुपए खर्च हुए। यानी हर जिले, हर कस्बे के किसानों को फायदा होगा और इसके लिए किसान विस्तार न्यूज का आभार जता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको विस्तार न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने ये इतना महत्वपूर्ण निर्णय उठाया और हम मध्य प्रदेश शासन का भी इसमें बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि कैबिनेट ने इतना बढ़िया निर्णय लिया। क्योंकि देखिए, मिट्टी परीक्षण जो भी एक कहना चाहिए कि मूलभूत आवश्यकता है कि हम किसी खेती जब कोई किसान करता है और उस खेती में क्या क्या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो भी उसमें उस मिट्टी को आवश्यकता है, तो उसका समुचित तरीके से परीक्षण हो और वो परीक्षण किसानों को बताया जाए ताकि किसान जो है समुचित तरीके से सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करे, कीटनाशक का इस्तेमाल करे और जिससे कि खेती में उसको उचित लाभ मिल सके। कि आपके विस्तार न्यूज़ के माध्यम से जो चैनल में प्रकाशित हुई थी खबर, तो प्रदेश की सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया कि आज के दौर में जो औद्योगिक तथा उद्यमी युवा हैं, वो मिट्टी का परीक्षण होने से ये तय होगा कि उनके खेतों में, उनके प्लांटों में कौन सी उपज होनी है। इसके लिए वो अनिवार्य चीज़ें हो गई हैं। सरकार के इस फैसले से खेती की सूरत बदलने वाली है। किसानों को मिट्टी की जांच कराना आसान होगा तो युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात है और हमें खुशी है कि इस फैसले में विस्तार न्यूज ने किसानों और सरकार के बीच कड़ी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया
क्योंकि हम तो कहते ही हैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। अब फिर से मिट्टी परीक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इसके लिए सबसे पहले युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके बाद उन मिट्टी परीक्षण केंद्रों को युवाओं को ही हैंडओवर कर दिया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। साथ ही साथ मिट्टी का परीक्षण होने के बाद किसान सही फसल का उत्पादन अपने खेतों पर कर पाएंगे। यानी विस्तार न्यूज की खबर का बेहद असर हुआ है और मध्य प्रदेश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज की मुहिम रंग ला रही है। हमारी कोशिश भी यही है कि आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं को इसी तरह उठाते रहें ताकि उनका समाधान हो सके, क्योंकि हमारा मकसद आपकी समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना और उनको हल कराना है। अब बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की करेंगे। यहां विभागों की आपसी खींचतान के चलते तकरीबन 10 करोड़ रुपए का ट्रैफिक एजुकेशनल पार्क बदहाल हो गया। लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए बनाया गया ये पार्क अपनी बर्बादी पर अब आंसू बहा रहा है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ एक दूसरे को दोषी ठहराने में ही जुटे हुए हैं। कैसे मिलेगी ट्रैफिक की जानकारी? हो रही ट्रैफिक एजुकेशन पार्क की बर्बादी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इकलौता ट्रैफिक पार्क, जिसे 2010 यानी 14 साल पहले 10 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया था, आज वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इस ट्रैफिक पार्क के बनाने का एकमात्र उद्देश्य यहाँ बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकना था और यहाँ जो है ट्रैफिक के संदर्भ में न सिर्फ बाइक सवार बल्कि चारपहिया वाहनों वालों को भी सही जानकारी देनी थी सड़क पर चलने को लेकर। सड़क हादसों को रोकने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 2010 में इस ट्रैफिक एजुकेशन पार्क की नींव रखी गई थी। लेकिन आज ये 10 करोड़ का पार्क खुद की दुर्दशा पर आंसू बहाता है तो सरकारी सिस्टम को चिढ़ाता है। जहां नजर डाले वहां बर्बादी का मंजर है। जिन सड़कों पर कार और बाइक चालक नियमों की जानकारी ले सकते हैं, वहां पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं। पूरी सड़क टूट चुकी है, भवन जर्जर हो रहे हैं, कैंटीन बदहाल है, स्ट्रीट लाइट फूट चुके हैं, गार्डन और झूले, ट्रेन सब धूल खा रहे हैं और जो ट्रैफिक पुलिस के स्टैच्यू नियमों की जानकारी देते थे, आज वो भी धराशायी हो चुके हैं। ऐसा कोई कोना नहीं है जहां लापरवाही, अनदेखी और बर्बादी के निशान ना हो। और ये एक नज़ारा जो हम आपको सिर्फ विस्तार के कैमरे से दिखाते हैं कि कैसे जो है इसका मेंटेनेंस पूरी तरह फेल है और यहाँ आपको कोई एक व्यक्ति भी नहीं दिखेगा। और सरकार की इतनी बड़ी ये महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसे पता नहीं क्यों जो है अधिकारियों ने भुला दिया है। और दूसरी तरफ जब हम सड़क हादसों की तरफ जाते हैं तो स्पष्ट है कि साल में जो है 4 से 5 हज़ार मौतें जो है सड़कों के हादसों को लेकर हो रही है। तो इस बात को लेकर सवाल उठना कि आरटीओ ऑफिस के बगल में बना यह ट्रैफिक पार्क जो है आखिर अधिकारियों से क्यों नहीं संभल रहा है। महज 12 साल और ट्रैफिक एजुकेशन पार्क पूरी तरह बदहाल। पूरा पार्क जंगल में खोता हुआ नजर आ रहा है। साल 2010 में बनकर तैयार हुआ था। 10 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने इसे तैयार करवाया था। नियमों की जानकारी देने के लिए इसे बनाया गया। हीरो कंपनी ने पार्क को गोद लिया था। कंपनी ने कुछ वक्त तक इसे मेंटेन किया। कंपनी के अनुबंध खत्म होते देखभाल बंद हो गई। ट्रैफिक विभाग ने पार्क पर नहीं दिया ध्यान। परिवहन विभाग ने भी नहीं दिखाई कोई रुचि। पहले आरटीओ विभाग लाइसेंस जारी करने के लिए यहां कार और बाइक चालकों को प्रशिक्षण देता है और उसके बाद ही लाइसेंस जारी होते थे। लेकिन आज हालात अलग हैं और लोग परेशान हैं। ट्रैफिक पार्क जर्जर हो गया है। ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं। अब 10 साल से हो गया है। लाइसेंस बनाने में समस्या भी आ रहे हैं। क्या मांग करेंगे प्रशासन? प्रशिक्षण को पार्क को चालू किया जाए ताकि लाइसेंस बनाने में आसानी प्राप्त। प्रशासन को मतलब ध्यान देने की थोड़ा जागरूकता करें कि मतलब सेफ्टी वगैरह करें ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो सके। ट्रैफिक एजुकेशन पार्क को लेकर जब हमने आरटीओ से बात की तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर डाल दी। हालांकि जल्द ही सुधार का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। हीरो कंपनी थी,
वो इसका रख रखाव का काम करती थी। उसके साथ साथ पुलिस का MOU हुआ होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल उसका रख रखाव कोई नहीं कर रहा है। कभी कभी हम लोग भी अपने प्रशिक्षण के लिए साफ उसको कर लेते हैं। हाँ, प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मैं अभी उसको पता करके फिर आपको जानकारी देता हूँ। कुल मिलाकर आगे व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। साफ है कि विभागों की अपनी खींचतान के चलते एक नेक कोशिश दम तोड़ गई। करोड़ों का ट्रैफिक एजुकेशन पार्क बदहाल हो गया। मंशा थी कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर हादसों को रोका जाए, लेकिन ये ना हो सका क्योंकि शायद जिम्मेदारों ने इसकी चिंता ही नहीं की। इस बात को लेकर भी अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि ये जो एक बेकार स्थिति हो गई है इस ट्रैफिक पार्क की, उसे सुधार कर इसमें जो नियमित गति से जो चीज़ें चलनी चाहिए उसे चलाना चाहिए। आने वाले समय में देखना भी होगा कि क्या अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं या यूं ही जो है टूट फूट का शिकार होता यह पार्क ऐसे ही बदस्तूर तरीके से चलता रहेगा। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। भोपाल जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, हरी भरी वादियों के लिए मशहूर है ये शहर, लेकिन अब इसकी पहचान झुग्गियों से होने लगी है। शहर में करीब 400 झुग्गी बस्तियां बस चुकी हैं, लेकिन झुग्गी माफिया के सामने ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। शहर में कैसे झुग्गी माफिया फैला रहे हैं अपना जाल, झुग्गियों पर हमारी खास पड़ताल में हम बताएंगे कि आखिर कैसे पनप रहे हैं पूरे शहर में झुग्गी माफिया। स्मार्ट सिटी पर झुग्गी माफिया का कहर, भोपाल बन रहा झुग्गियों का शहर। न जाने इस खूबसूरत भोपाल को किसकी नजर लग गई है। ताल तलैयों और हरी भरी वादियों वाला ये शहर धीरे धीरे झुग्गियों का शहर बनता जा रहा है। जहां नजर डालो वहां झुग्गियों का ताना बाना नजर आता है। रातों रात नई बस्तियां बन रही हैं और पूरे शहर में जैसे झुग्गियों का जाल बिछता जा रहा है। देश के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल राजधानी भोपाल अब झुग्गियों की भी राजधानी हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां तक नज़र दौड़ाएंगे आपको झुग्गियां ही झुग्गियां दिखाई देंगी। और केवल ये एक तस्वीर नहीं, पूरा शहर ही अब तो झुग्गियों से पट गया है। तस्वीर इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब लगता है राजधानी की वो खूबसूरती कहाँ चली गई। उस खूबसूरती को छीना है माफियाओं ने, जिनका प्रश्रय नेता भी देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार करे तो करे क्या। मल्टी बनाती है सरकार झुग्गियों से विस्थापन के लिए, लेकिन वो किराए पर उठ जाती हैं, या ये झुग्गियाँ वो किराए पर चलती हैं। और इसका भी एक माफिया तंत्र डेवलप हो गया है जो सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रहा है। अब सरकार को तय करना है कैसे राजधानी को झुग्गी मुक्त किया जाए और माफिया पर नकेल कसी जाए। ऐसा नहीं है कि ये काम रात के अंधेरे में होता है, बल्कि दिन दहाड़े शासन प्रशासन की आंखों के सामने ये पूरा खेल चल रहा है। अवैध तरीके से पूरी की पूरी बस्तियां बस जाती हैं, चाहे वो पॉश इलाका हो या फिर भारी आवाजाही वाली सड़क। और इसके लिए कोलार गेस्ट हाउस से चूना भट्टी जाने वाली सड़क से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। कोलार तिराहे से चूना भट्टी और चूना भट्टी से कोलार रोड 6 लेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सबसे राजधानी का व्यस्त मार्ग है और यहाँ पर हम ये जो है दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से 4 किलोमीटर में फैली झुग्गियाँ हैं। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह यहाँ पर तारों का जंजाल है, हेकड़ी डाली गई है और पूरा इलाका झुग्गियों से पटा हुआ है। ये झुग्गी माफिया का सबसे पुराना गढ़ भी कहा जा सकता है राजधानी में, क्योंकि मैनेट की तराई का ये इलाका सबसे खूबसूरत हुआ करता था। इधर पास में शाहपुरा झील, अगर इसको सही ढंग से सरकार विकसित करती तो एक बड़ा हिस्सा जो है शाहपुरा झील का इस तराई से दिखाई देता। और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर झुग्गियों का धीरे धीरे किस तरह से जो है विस्तार होता गया सरकार की नाक के नीचे, और किसी ने कुछ नहीं किया। दूसरी बड़ी बात हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ अवैध है। नल कनेक्शन अवैध है, बिजली का कनेक्शन अवैध है, और तो और यहाँ पर नगर निगम ने जो अस्थायी रूप से दुकानों के जो लाइसेंस, जिनको हमने कहना चाहिए, वो भी अवैध हैं। लेकिन बसाहट है कि झुग्गी झुग्गी
लगातार जो है बढ़ती जा रही है। दूसरी बड़ी बात ये कि ये वीआईपी क्षेत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि चूना भट्टी का रेट आप जानते हैं ज़मीन का जो है प्रदेश में सबसे महंगे इलाकों में से एक ये भी है। लेकिन माफिया तो माफिया है, माफिया ने सरकार को चुनौती दी और झुग्गियां बसा दी। अगर आपको भी यहाँ पर जो है किराए पर झुग्गी चाहिए हो, ज़मीन घेरनी हो, तो ये माफिया जो है लगातार सक्रिय हो जाता है और आपसे संपर्क करने लगता है। एक बार आप इनके बीच जाएं तो नंबर आपके पास, फ़ोन नंबर भी आ जाएंगे। शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए कई जतन किए गए, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि झुग्गियों का जाल शहर को लगातार घेरता जा रहा है। राजीव आवास योजना के तहत EWS आवास बनाए गए। योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। JNNRUM के तहत 800 करोड़ रुपए में आवास बनाए गए। शहर में 18 से ज्यादा जगहों पर आवास बनाने का दावा किया गया। PM आवास योजना के तहत 1,500 करोड़ के काम किए गए। शहर से झुग्गियों को हटाने के लिए इतने काम किए गए, लेकिन असर नहीं हुआ। असर होता तो शायद ये हालात नहीं होते। अब एक नजर झुग्गियों के बढ़ते माया जाल पर डालिए। 1,500 एकड़ जमीन पर 388 झुग्गी बस्तियां हैं। रोशनपुरा, बाणगंगा, भीमनगर, विश्वकर्मा नगर, राहुल नगर, दुर्गा नगर, बाबा नगर, अर्जुन नगर, पंचशील नगर, नया बसेरा, संजय नगर, गंगा नगर, बापू नगर, शबरी नगर, ओम नगर, दामखेड़ा, नई बस्ती, ईदगाह हिल्स की बस्तियां शामिल हैं। आए दिन नई झुग्गियां शहर की खूबसूरती पर दाग लगाने के लिए बनाई जा रही हैं और इसके लिए माफिया, अधिकारी, कर्मचारियों और नेताओं का संरक्षण झुग्गी वालों को मिलता है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर माफिया ने झुग्गियाँ बसाना शुरू कर दिया है। ये सबसे नया इलाका है जहाँ पर झुग्गियाँ बसाई जा रही हैं। मेरे ठीक सामने कोलार डैम है और उसके तराई का इलाका जो है ये है जहाँ पर झुग्गी माफिया सक्रिय हो चुका है और वो इस तरह से बसाहट कर रहा है। ये ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट होने के साथ साथ में नदी का किनारा एक तरह से इसको माना जा सकता है। यहाँ पर अभी भी लगातार ये जो सामने का बेल्ट है यहाँ पर पानी लगातार खींचकर, क्योंकि बांध है, बांध का जो है पानी खींचकर यहाँ आ रहा है और ये यहाँ की हरियाली सदाबहार है। गर्मियों में भी ये इलाका उतना ही हरा भरा रहता है, लेकिन जो ये झुग्गियाँ हैं वो अब उग कर इस हरियाली को काम तमाम करेंगी और सरकार के लिए नई चुनौती पेश करेंगी। झुग्गियां विस्थापित क्यों नहीं होती, इसको समझना है तो झुग्गी बस्ती वालों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। विस्तार न्यूज की टीम ने बातों ही बातों में ये भी जान लिया कि झुग्गी बस्ती वाले वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये सब नेताओं के संरक्षण में ही होता है। ये नदी का क्षेत्र है तो ये पूरा गेट जो है कहीं ना खुलते ही पानी भर जाता होगा, तो ये जो इलाका वो भी डूब में आ जाता होगा। लेकिन फिर भी आप लोग रह रहे हैं तो परेशानी होती होगी? परेशानी तो बहुत होती सर, बारिश में है न, कोई सामान लेके ऐसे ऐसे घूमते, मतलब उनको खाने पीने का पूरा सामान चला जाता। अच्छा, कभी बाघ भी आया है? क्योंकि बाघ भ्रमण क्षेत्र, आपने बाघ देखा है? बाघ सर एक बार देखा था, उसके बाद नहीं देखा। लगातार यहाँ बाघ का मूवमेंट होता है, आपको पता है? 6 से 7 बाघ यहाँ पर घूमते रहते हैं, आपको पता होगा ये? हाँ जी हाँ, वो पता है। अच्छा, बिजली कनेक्शन मिल गया आप लोगों को? बिजली कनेक्शन तो है। बिजली कनेक्शन जी हाँ। अच्छा, किसने दिलाया आपको? यहाँ का कोई नेता होगा आप लोगों का? कौन है वो नेता? कांग्रेस से है, भाजपा से है, या फिर कौन है जो आपके लिए जो काम करता है, बिजली दिलाने का काम करता है, पानी दिलाने का काम करता है? वो अपने कांग्रेस का है। कांग्रेस का नेता? जी जी। उन्होंने कितनी, ये बसाहट कितनी होगी और कब से यहाँ जो है बस्ती बसी है? ये 2004 की है। 4 की है? जी हाँ। 4 में उतने घर नहीं थे, लेकिन अब घरों की संख्या बढ़ गई है। अब कितने घर हो गए होंगे? अब इसमें कम से कम 300 साढ़े 300 के लगभग है। 300 साढ़े 300, इस हिसाब से मुझे लगता है लगभग 5-6 हज़ार लोग रह रहे हैं। जी हाँ। उनका वोट बैंक होंगे मुझे लगता है। वोट बैंक तो नहीं है सर। वोट बैंक है आप उनका। तो आपने सुना किस तरह से जो है यहाँ पर नई बस्ती बस गई है। जंगल का ये क्षेत्र है, बाघ भ्रमण भी होता है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर, आप दिखाइए दीपक, ये बच्चे भी लगातार यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर सांप बिच्छू सभी हैं साथ साथ में, लेकिन अब रहने के लिए जगह दी है
तो इन लोगों की अपेक्षा है कि सुविधा भी दी जाए। ये कच्ची जो पगडंडी आप देख रहे हैं, ये पानी भर जाता है। जैसे ही 13 गेट वहाँ से खुलेंगे वैसे ही ये पूरा इलाका डूब में आ जाता है। डूब में आते ही इनके घरों में पानी भर जाता है और फिर स्थितियाँ बारिश में बहुत विकट हो जाती हैं। लेकिन झुग्गी माफिया है तो वो क्या करे, क्योंकि सरकार को असली चुनौती तो वही दे रहा है। झुग्गियां ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, इनको पूरी प्लानिंग के तहत बसाया जाता है। पूरा खेल धीरे धीरे होता है और एक दिन प्रशासन की नाक के नीचे पूरी बस्ती बस जाती है, जिसे उजाड़ना शासन और प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है। आखिर झुग्गियां बनती कैसे हैं? शुरुआत इस तरह से होती है। आप दिखाइए कि ग्रीन नेट तानी जाती है, काली और नीली पॉलीथीन लगाई जाती है और उसके अंदर फिर कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन पहले कच्चा होता है, फिर उसको पक्का किया जाता है, फिर नेताओं की और माफिया की शह से हेकड़ी डालकर बिजली ली जाती है, अवैध नल कनेक्शन लिए जाते हैं और उसके बाद में ये झुग्गी बड़ा वोट बैंक साबित होती है। और इसी तरह से जो है नेताओं के वोट बैंक कहीं ना कहीं शहर की तस्वीर खराब करते रहते हैं। हम आपको लगातार दूर तक भी बताएंगे कि ये पूरा इलाका ही झुग्गी से पट गया है। साथ साथ में ये भी बड़ी बात है कि आज ये झुग्गियाँ भले ही एक बड़ी बसाहट के रूप में हैं, लेकिन कल ये चुनौती साबित होती हैं, क्योंकि बारिश में इनमें पानी भरता है, बाढ़ आती है, उस समय सरकार को दोहरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। विस्तार न्यूज की टीम झुग्गियों के कारोबार को समझने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान विस्तार न्यूज की टीम ने झुग्गी माफिया का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें खुलासा हुआ कि कैसे यह खेल रचा गया, जिसमें बड़े बड़े सरकारी महकमों में अच्छी खासी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी भी झुग्गियों के धंधे में शामिल हैं। कि झुग्गी, मुझे मान लो आज झुग्गी यहाँ लेनी है, या तो किराए पे मिलेगी या जगह चल रही है ना, किराए पे चल रही है, चल रही 50 चल रही। मैं बता दूँ वहाँ चले अब, तुम किराएदार तो बोलिए अब क्या किराया देते हैं। हाँ 2 मिनट में चले आओ घूम। तुम कितना पैसा कितना लेते हैं? 3000 रुपये एक झुग्गी का। हाँ, किराया एक ही मकान मालिक की 8 चल रही है। अच्छा, शानदार काम, बेहतरीन बनेगी, बना बिल्डिंग बनी है उनकी। अच्छा, बिल्डिंग बनी है, आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये इनको तुम साथ जाओगे ना भैया। किराएदार कितने आपके कर्मचारी हैं, झुग्गी देके बंगलों में रह रहे हैं सरकारी तो कर्मचारी हैं इसमें, और 90% कर्मचारी हैं। कुछ नगर निगम के होंगे, कुछ यहाँ मंत्रालय के। अच्छा, राशन कार्ड बने। तभी इससे आप कर दो ना, 80% स्टाफ सस्पेंड हो गया। ये मंत्रालय सचिवालय की ये पूरे तीनों बिल्डिंग मतलब ये काम यहाँ कर रहे हैं, सब कुछ है, सरकारी घर भी है और ये यहाँ झुग्गियाँ भी। अच्छा, कहानी एकदम साफ थी कि तमाम कवायदों के बावजूद शहर झुग्गी मुक्त क्यों नहीं हो रहा, क्यों लगातार झुग्गियां बढ़ रही हैं, क्यों नहीं हटी झुग्गियां, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकारी कर्मचारियों का भी झुग्गियों पर कब्जा है। लोगों ने सरकारी आवासों को किराए पर दे दिया, कुछ लोगों ने आवास लिए तो झुग्गी किराए पर चढ़ा दी, यानी मकान भी ले लिए और झुग्गियों पर भी कब्जा हो गया। तस्वीर एकदम साफ है, शासन प्रशासन के लिए चुनौती है शहर को झुग्गियों से मुक्त करना, क्योंकि ये बस्तियां अधिकारी कर्मचारियों के साथ नेताओं के संरक्षण में पनप रही हैं। यही वजह है कि कवायद तो कई बार होती है, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में झुग्गियों का विस्थापन होते होते रह जाता है और भोपाल धीरे धीरे झुग्गियों की राजधानी बनता जा रहा है। विस्तार न्यूज के लिए श्याम सिंह तोमर की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।